बोलने की बात ही नहीं है। हाँ, ऐसा क्यों हुआ? अरे भैया ऐसा क्या हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों गवर्नमेंट ने अपने अपने टैक्सेस सेक्रीफाइस किए, तो दोनों गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जाना चाहिए। तो दोनों गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जाना चाहिए, तो एक साथ हम दो टैक्स ले लेते हैं, CGST, SGST। और तो एक ही टैक्स लीजिए, दो चाहे ले रहे, क्या प्रॉब्लम है? दो ले लिया तो रिटर्न तो एक साथ ही भरवाऊंगा। ओ हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन तो एक साथ ही कराऊंगा, अच्छा हाँ ये भी ठीक है। ऑडिट तो एक साथ ही होगी, अच्छा अच्छा तब ठीक है। असेसमेंट भी तो एक साथ ही होगा, ठीक है। अपील भी एक साथ ही होगी, तब ठीक है, तब क्या है? मतलब हमको कोई मतलब नहीं है, आप अपना वो ब्रेकअप बता रहे हो, लेकिन हम एक ही लॉ जानते हैं, आप एक ही लॉ जानते हो सर। CGST लॉ अलग है, SGST लॉ अलग है, बट इट इज जस्ट रिप्लिका, रिपीटेशन, सेक्शन तक सेम है। जो 54 CGST का सेक्शन बोल रहा है, वही 54 SGST का सेक्शन बोल रहा है। तो आपको एक लॉ पढ़ना है, एक लॉ समझना है, उसी में रिटर्न भरना है, उसी में रजिस्ट्रेशन कराना है, उसी में ऑडिट करानी है, उसी में एक ही अपील होनी है। ओके तब ठीक है। ये जस्ट ब्रेकअप इसलिए है ताकि अलग अलग पैसा अलग अलग गवर्नमेंट के पास पहुंच जाए। हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ। तुमसे मैंने फीस लिया 10,000 रुपया और बिल बना दिया, संजय फीस 5,000, सुमन फीस 5,000। तुम बोला ये सब क्या है? हम बोला देख, संजय का फीस 5,000 है, वो मेरे पास जाएगा, एक टीचर और है उसके पास भी फीस जाएगा 5,000 रुपया। तो हमको क्या होगा? तुमको कुछ नहीं होगा, खाली बिल पैसे ब्रेकअप है, हमको नुकसान कुछ नहीं, हमको दो नहीं कुछ नहीं। तो बोला ठीक है, फिर आप जानिए। तो एज ए कंज्यूमर यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। नाइस। डुअल टैक्सेशन है, तुम्हें समझना है कि इसका पैसा सेंट्रल के पास, इसका पैसा स्टेट के पास। देयर आर सेवरल SGST लॉ, हर स्टेट का अपना अपना SGST लॉ है। वेस्ट बंगाल GST अलग है, महाराष्ट्र GST अलग है, दिल्ली GST अलग है, यूपी GST अलग है। ये सब अलग अलग लॉ है, लेकिन ये सब लॉ एक दूसरे के रिप्लिका है, एक दूसरे का रिपीटेशन है। खाली वेस्ट बंगाल GST लॉ में कॉपी किया, पेस्ट किया, रिप्लेस WB GST विथ UP GST कमांड दिया, जहां जहां WB GST लिखा हुआ था वहां वहां UP GST आ गया, एंटर, नया लॉ रेडी। ओके, तब तो एक ही बात है। मतलब आपको कंट्री के सेवरल लॉज नहीं पढ़ने हैं, एक ही लॉ है, बस अलग अलग है। तो इससे फर्क क्या पड़ा? हर गवर्नमेंट के पास अपना अपना लॉ है, ठीक है। यानी जब आप बंगाल में माल बेचते हो तो आप जो टैक्स लगाते हो उसका नाम होता है CGST एंड वेस्ट बंगाल GST। जब आप यूपी में माल बेचते हो तो आप टैक्स लगाते हो CGST एंड UP GST। जब आप महाराष्ट्र में माल बेचते हो तो आप टैक्स लगाते हो CGST एंड महाराष्ट्र GST। ये बात इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बात ठीक है। इसमें क्या है, हमको क्या है? दूसरी बात लिखते हैं, इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सेल, two taxes are levied together. That is CGST and respective state SGST, respective state GST। यानी वेस्ट बंगाल में माल बिका तो CGST एंड वेस्ट बंगाल GST। हाँ, ये इंट्रा स्टेट सेल पे लगा। इंट्रा स्टेट मतलब इंट्रा स्टेट सेल, भैया सेल वर्ड नहीं होता GST में, GST में सप्लाई वर्ड होता है। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई पे टू टैक्सेस एक साथ लगे। इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट मतलब वेस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल। ठीक है, साथ में हो। इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई,
इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई, भैया इंटरस्टेट सप्लाई मतलब बिटवीन द स्टेट, बिटवीन द स्टेट मतलब वेस्ट बंगाल टू दिल्ली, IGST is levied. कौन सा टैक्स लगेगा? IGST. IGST का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड GST, इंटीग्रेटेड GST, इंटीग्रेटेड GST। इंटीग्रेटेड मतलब कंबाइंड GST, नाम IGST। असर क्या है IGST क्या है, असर क्या है पूछा या ठीक है बताऊं? अच्छा, मतलब मेरी स्टाइल दे बताइए, एटीट्यूड दे भाई का बताइए, बताइए आपके मन में है, आप मानेंगे तो नहीं, बताइए। तो इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई IGST लगेगा, इन केस ऑफ इंट्रास्टेट सप्लाई CGST SGST लगेगा। मन में एक बात आ चुकी है, IGST क्या है, IGST क्यों, बाद में बताऊंगा। एटीट्यूड, ओके, लिखना मत, ये बात एकदम सिंपल हो गया कि इंट्रास्टेट सप्लाई के ऊपर दो टैक्स लगेगा, CGST SGST, और इंटरस्टेट सप्लाई पे एक टैक्स लगेगा IGST। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग ऐसे समझ लेते हैं कि सपोज किसी प्रोडक्ट पे GST का रेट 12% है, आपने उसको पर इंटरस्टेट सप्लाई किया तो लगेगा टैक्स IGST 12%। यदि आपने उसकी इंट्रा स्टेट सप्लाई किया तो लगेगा CGST 6%, SGST 6%। मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 12 देना है वो 12 ही देना है। तो आपका 100 का प्रोडक्ट है तो उसका दाम हो जाए 112। आप बोलेंगे तो हम उसके ऊपर C और S लिख देंगे, CGST SGST लिख देंगे, और आप बोलेंगे तो हम उस पर I लिख देंगे, IGST। हमको क्या फ़र्क पड़ता है? तो गवर्नमेंट ने आपको सिखा दिया, देखो भैया कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, तो बस अब ध्यान रखना, इंट्रा स्टेट यानी विद इन द स्टेट सप्लाई हो तो C और S करके ब्रेक कर देना 6% 6%, और इंटर स्टेट सप्लाई हो जाए, बिटवीन द स्टेट हो जाए, कैलकाटा से दूसरे स्टेट में माल जाए तो IGST लगाना और 12% लगा। इंट्रा पे 6 और इंटर पे 12, इंट्रा पे 6, इंटर पे 12, इंट्रा पे 6, इंटर पे 12। रट लिए? हाँ। अब सुनो, गड़बड़ मत करना, गड़बड़ तो हो सकता है, हो सकता है, तो सुनो, यदि गड़बड़ किए ना तो दोबारा टैक्स लूंगा। मतलब माल बेचा कैलकाटा से दिल्ली और लगाया CGST SGST ना, तो CGST SGST मेरे पास पड़ा है, बाद में रिफंड क्लेम करना, और हम तुमसे IGST का पैसा ले लूंगा। गवर्नमेंट से रिफंड निकलवाना इतना भी सहज नहीं है, तो मैं तुमको पैसा लौटाऊंगा नहीं, वो तुम रिफंड क्लेम करना तब मैं लौटा दूंगा, और तुमसे IGST वसूल लूंगा। वो तो गला पकड़ के निकाल लेंगे, गला पकड़ के निकाल लेंगे, गड़बड़ करने सोचना भी मत। तो इस बात को कोई भूलना मत, इंट्रा पे CGST SGST और इंटर पे IGST। आज की डेट में कोई नहीं गड़बड़ करता, सबको एकदम छोटे से छोटा भी GST का बंदा है तो उसको भी पता है। चलो ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जो मेरे मेन रीजन ऑफ वो है कि क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन चिंता मत करो, मेरे दिमाग में सारे क्वेश्चन उठे थे, इसलिए मैंने इन सब का लॉजिकल आंसर रख रखा है। क्वेश्चन भी मैं रेज कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे दिमाग में आता तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। आया दिमाग में कोई क्वेश्चन आया? या बस बताइए, पैसा लिए है आप, क्वेश्चन सोचेंगे हम, क्या है? हाँ, पैसा लिए है, सोचिए और बताइए। अच्छा, ये बात है। हाँ, आ गया दिमाग में क्वेश्चन कि IGST का पैसा किसके पास जाएगा? समझ, वेस्ट बंगाल, सुनना,
दोनों कौन? कौन दोनों? सुन, ऐसे जवाब मत दे। वेस्ट बंगाल से मामला दिल्ली में जा रहा है, वेस्ट बंगाल से गुड्स दिल्ली में जा रहा है, आपने चार्ज कर लिया आईजीएसटी। एक तो अभी तक वो क्वेश्चन पेंडिंग है, आईजीएसटी क्यों, उसका तो बाद में जवाब दूंगा। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि ये पैसा कौन सी गवर्नमेंट के पास जाएगा? दोनों, सीजी के पास भी जाएगा, एसजी के पास भी जाएगा। पक्का आंसर, सीजी के पास तो जा ही रही, आधा तो सीजी के पास जाएगा, आधा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। अब क्वेश्चन, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा? दिल्ली के पास जाएगा कि वेस्ट बंगाल के पास जाएगा? माल वेस्ट बंगाल से बिक रहा है, आधा आधा, मतलब इसमें भी आधा आधा दिल्ली के पास जाएगा। बंगाल से माल बिका है और दिल्ली में माल पहुंचा है। तो मैं बताऊं, इसके पहले था सीएसटी, ये चीज नहीं थोड़ी है, ये तो पहले भी थी। उस समय उसका नाम अलग था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। उस समय भी जब वेस्ट बंगाल से दिल्ली में माल बिकता था तो उसके ऊपर एक टैक्स लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। और सेंट्रल सेल्स टैक्स का नाम कंफ्यूजन है। सेंट्रल सेल्स टैक्स का मतलब ये नहीं हुआ कि पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, सेंट्रल सेल्स टैक्स भी स्टेट गवर्नमेंट के पास ही जाता। तो वहां पे नियम ये था कि जहां से माल बिका वहां पे टैक्स लगेगा। सेंट्रल की बात कर रहा हूं। एक्साइज लॉ था, तो एक्साइज भी यही था कि एक्साइज में जैसे दारू बिका, वेस्ट बंगाल से दिल्ली में दारू बिका, तो दारू कौन सी गवर्नमेंट के पास जाएगा? तो नियम यही था कि जहां से फैक्ट्री से माल निकला वहीं पे टैक्स जाएगा। यानी हमारी कंट्री ओरिजिन बेस्ड टैक्स पे थी। ओरिजिन मतलब जहां से माल निकला वहीं पे टैक्स लगेगा, ओरिजिन बेस्ड टैक्स। इसका लॉजिक बहुत सही था कि जब माल निकला तभी टैक्स ले लो ना। दिल्ली की, बंगाल की फैक्ट्री से माल निकला, हाथों टैक्स ले लो, तो टैक्स जल्दी कलेक्ट हो जाता है। सही है। और बात की लॉजिक भी यही है ना, जहां पे फैक्ट्री होगी वहीं पे तो टैक्स लगेगा, जहां पे बिजनेस होगा वहीं पे तो टैक्स होगा, जहां पे कंज्यूमर होगा वहां टैक्स लगेगा। वेस्ट बंगाल का वेंडर दिल्ली में माल बेच रहा है अपने कस्टमर को, तो जहां कस्टमर है वो इंपॉर्टेंट है कि जहां सेलर है वो इंपॉर्टेंट है? तो ओरिजिन बेस्ड टैक्स बहुत लॉजिकल था और इंडिया में ओरिजिन बेस्ड टैक्स था। जब जीएसटी आया तो इन्होंने इसको पकड़ के डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कर दिया। यानी अब वेस्ट बंगाल से दिल्ली माल जाएगा तो टैक्स का पैसा, जीएसटी का पैसा, एसजीएसटी का पैसा दिल्ली गवर्नमेंट को मिलेगा। दिमाग में एक क्वेश्चन और आते रह गया, क्यों, वाई? पहले तो ओरिजिन बेस्ड टैक्स था, उसका आपने लॉजिक बताया कि जहां पे वेंडर होगा, जहां पे बिजनेस होगा, जहां पे फैक्ट्री होगी वही तो टैक्स मिलेगा, उसी गवर्नमेंट को तो टैक्स मिलेगा। अब आपने डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बताया, क्यों, वाई? उसका बाद में जवाब देंगे, लेकिन अभी समझ में आ गया, रट लिया। इंडिया में डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, आईजीएसटी का पैसा उस गवर्नमेंट के पास जाता है जिस गवर्नमेंट के यहाँ माल पहुंचा। समझा? ठीक है। दुनिया ऐसी पढ़ रही है, दुनिया ऐसी पढ़ा रहे हैं, मैं टोन ऐसी यूज कर रहा हूं ताकि मालूम पड़े कि जो ऐसे पढ़ रहे हैं पता नहीं क्यों पढ़ रहे हैं, खाली पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं। उतना ही मूर्खतापूर्ण नॉलेज है जिसमें आप समझ नहीं रहे हैं। ठीक है, जितना बोला उतना ठीक है, बस। बहुत अच्छा उसमें नहीं होता, ठीक है, हम रट लेंगे, ठीक है, चमत्कार, ठीक है, इसका मतलब ठीक है। मतलब हमको मतलब नहीं समझना, बस डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, ऑब्जेक्टिव आएगा, आई विल टेक जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ठीक है, कहानी खत्म।
चलो ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हुआ कि वेस्ट बंगाल से दिल्ली में माल जाएगा तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होगा, दिल्ली वाली गवर्नमेंट को टैक्स पहुंचेगा, वेस्ट बंगाल को टैक्स नहीं पहुंचेगा। जब मोदी सरकार ने इंडिया में डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स जीएसटी बोला तो जीएसटी को लाने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट उछल रही थी, गुजरात में बीजेपी गवर्नमेंट, और गुजरात ने सबसे पहले जीएसटी को अपोज किया। दो स्टेट गवर्नमेंट सबसे पहले अपोज की जीएसटी को कि हम लोग जीएसटी नहीं मानेंगे। वन इज गुजरात, अनदर इज तमिलनाडु। वो तुम लोग को सब पता है क्यों क्यों उन्होंने अपोज किया। इन्होंने अपोज किया द सिंपल रीजन कि भैया जी ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, हमें नहीं पोसाएगा। गुजरात में इतनी फैक्ट्री खुल रखी है, हाँ इतनी फैक्ट्री खोल रखी है, उनके पास एक्साइज का सारा रेवेन्यू आता है। आप बोलेंगे गुजरात की फैक्ट्री से माल महाराष्ट्र में पहुंचा तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाएगा, तो यहाँ पे हमने इतनी फैक्ट्री क्यों खोल रखी है। ममता दीदी बोली भालो हेचे সেই জন্য আমি এখানে ফ্যাক্টরি খুললাম না, শুধু পলিউশন হবে আর কিছু ট্যাক্স ট্যাক্স পাওয়া যাবে না। এইখানে বাজি হবে না, এইখানে ফ্যাক্টরি হবে না, বলে দিচ্ছি, শুধু পলিউশন হচ্ছে। वो स्टेट खुश हो जाए जहां पे फैक्ट्रीज कम है, और वो स्टेट नाराज हो जाए जहां पे बिजनेस डेवलप्ड है। तो उन्हें समझाया गया कि दो रीजन से हम लोग डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ला रहे हैं। पहला, जीएसटी क्यों ला रहे भाइयों और बहनों, पहले ये बता दो क्यों ला रहे हैं। क्योंकि वर्ल्ड की ज्यादातर कंट्रीज जीएसटी ला चुकी है, हम लोग बहुत पीछे हैं। हम लोग को इसलिए जीएसटी लाना पड़ेगा क्योंकि वर्ल्ड की सारी कंट्रीज ला चुकी है। जब ये वर्ल्ड के बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बिजनेस हाउसेज जो इंडिया में फैक्ट्री खोल सकते हैं, जिनको हम लोग बोल के आते हैं कि इंडिया में फैक्ट्री खोलो, तो ये लोग बोलते हैं इंडिया का लॉ हमारे समझ के बाहर है, हमारे यहाँ जीएसटी चलता है, आपके यहाँ पता नहीं क्या क्या एक्साइज वैट क्या क्या है, हम लोग समझते नहीं है। तो हम लोग को वर्ल्ड को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, वर्ल्ड के साथ चलना पड़ेगा, ताकि वर्ल्ड के जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में फैक्ट्री खोलने में कंफर्टेबल हो। वन रीजन टू हैव फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आप तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट चला रहे हो ना, आप वर्ल्ड के सारे मैन्युफैक्चरर को बोल रहे हो कि इंडिया बड़ा कंज्यूमर है, वहां से माल आने नहीं देंगे, यहां आके आप ही बनाओ खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो बोलते कि ठीक है इंडिया में फैक्ट्री खोलने मिल जाए तो क्या प्रॉब्लम है, इंडिया में सस्ता लेबर, इंडिया में अच्छी क्लाइमेट, इंडिया में ही कंज्यूमर बैठा है, डिलीवरी का भी खर्चा बचेगा, फैक्ट्री खोलने में क्या हर्ज है। अब सोच, मेरा फैक्ट्री कैलकाटा में है, मेरा फैक्ट्री पुरी में है, उड़ीसा में है, बिहार में है, तुम बोला दिल्ली में हम आपका माल आने नहीं देंगे, दिल्ली में यदि बिजनेस करना है तो दिल्ली में फैक्ट्री खोलो। तो हम बोला इतना जगह फैक्ट्री खोला हुआ है, दिल्ली में भी खोल दूंगा, क्या प्रॉब्लम है, दिल्ली में लेबर कैसा है, सस्ता, अरे तब तो दिल्ली में जरूर खोलूंगा, क्यों नहीं खोलूंगा। लेकिन दिल्ली का कानून अलग है, सोचूंगा। लेकिन यदि दिल्ली का कानून भी हमारे जैसा ही कानून है, तो सस्ता लेबर है, सस्ती जमीन है, गवर्नमेंट बुला रही है, चलो, और कंज्यूमर में ही बैठा है। आज यदि मुझे मालूम पड़ जाए कि दिल्ली में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं कोचिंग वहां क्यों नहीं खोलूंगा, बता, खोल लूंगा। एक कोई ना रीजन होना चाहिए ना, मैं वहां पे क्यों नहीं खोलूंगा। वही रीजन था, कंट्री का लॉ डिस्टर्ब कर रहा था। इंडिया का दो चीज इंडिया तो बहुत हैम्पर कर रहा है, लॉ और कोर्ट मैकेनिज्म, इसलिए वर्ल्ड वाले दूर रहते हैं इंडिया से। लॉ एंड ऑर्डर बकवास, लॉ एंड ऑर्डर मतलब कानून, मतलब कोर्ट मैकेनिज्म बकवास। तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का वन लॉजिक था कि वर्ल्ड वाइड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स चलता है, इसलिए इंडिया में भी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स रखना पड़ेगा, नहीं तो जीएसटी का पर्पज फुलफिल ही नहीं होगा। वन। दूसरा, हमारे यहाँ गुजरात बहुत डेवलप्ड है, हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट स्टेट बर्बाद है, क्योंकि वहां पे फैक्ट्रीज नहीं खुल सकती, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है। फैक्ट्रीज नहीं खुल सकती तो वहां पे रेवेन्यू कैसे आएगा, वहां से माल सप्लाई नहीं होता, वहां पे खाली टूरिज्म इकलौता ही सोर्स है। तो वहां की गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कैसे आए,
इसलिए आपको हमने डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स में डाला। गुजरात बोला मानेंगे नहीं, हमने बोला सर कॉम्पेंसेशन तो दे रहा हूं ना आपको, आपको नुकसान नहीं होगा रेवेन्यू का, आपको मैं कॉम्पेंसेट करूंगा 5 साल तक। वो कॉम्पेंसेशन सेस इज द टर्निंग पॉइंट, जिसके कारण सारे नेगेटिविटी होने के बावजूद भी स्टेट बोले चलो देखते हैं। बात क्लियर? तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्यों आया? एक तो वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से, किसका वेलफेयर? अंडर डेवलप्ड स्टेट्स का, और दूसरा जो मेन रीजन था वर्ल्ड से सिंक्रोनाइज करना, हार्मोनाइज करना। बात क्लियर? तो वाई डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्लियर है? अभी भी वो क्वेश्चन पेंडिंग है क्या? अरे ठीक है ना, जब वेस्ट बंगाल से दिल्ली में माल बेचेंगे और जब पता है कि दिल्ली वाला टैक्स लगेगा, तो वाई डोंट वी पुट CGST एंड दिल्ली GST? वाई आर यू पुटिंग अनदर न्यू नेम्ड टैक्स IGST? वाई? अरे मेरा जब माल वेस्ट बंगाल से राजस्थान जा रहा है तो मैं बिल पे लिख दूंगा वेस्ट बंगाल एंड राजस्थान GST, सॉरी CGST एंड राजस्थान GST। हाँ, आप ये IGST वाला नया लफड़ा क्यों ला रहे हो? अब उसकी बात कर रहे हैं वाई, इस पे बात आ गई उठ के, वाई IGST। भाई जब लॉ तो हम लोग खुद पढ़े ना तो पेन हुआ, ये नया टैक्स क्यों लाया, फिर खुद समझते पढ़े। तुम भी अभी इसको और समझोगे तो और पूछोगे मेरे से। वाई IGST? अब सपोज हम लोग वेस्ट बंगाल के डीलर है, वेस्ट बंगाल के सप्लायर है, हमने वेस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल में माल बेचा तो हमें 2 टैक्स देना पड़ा, वेस्ट बंगाल GST एंड CGST। ठीक है, हमसे 2 गवर्नमेंट पूछने का राइट रखती है, मोदी गवर्नमेंट और ममता गवर्नमेंट। मोदी गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, हम लोग दोनों को जवाब देने में कंफर्टेबल है क्योंकि सेंट्रल से हमारा इनकम टैक्स में इंटरेक्शंस होता ही है, और ममता दी तो लोकल है तो उनके पास तो हमारा राम राम है ही। बोल देंगे ममता दी केमन आছেন আপনি, কালী পূজা ভালো করে হয়েছে, আপনার বাড়িতে কালী পূজা আমি নিউজপেপারতে দেখলাম, খুব ভালো মূর্তি ছিল, কেখানে দিয়ে কিনেছেন, খুব ভালো, কে বানিয়েছে এটা মূর্তি, খুব কত করে নিয়েছে। ममता दी तो अपनी घर की मैडम है, दीदी अपनी, बात कर लेंगे। और मोदी जी से तो अपना इंटरेक्शन सही। लेकिन यदि आप बोलेंगे कि वेस्ट बंगाल से आपका माल राजस्थान जाएगा तो आपको टैक्स लगाना पड़ेगा CGST एंड राजस्थान GST, तो भैया राजस्थान का चीफ मिनिस्टर कौन है हमको तो नाम भी नहीं पता, हम तो उसको जानते भी नहीं है। अच्छा ठीक है, राजस्थान को मैनेज कर लेंगे, और बोलिए, लेकिन वेस्ट बंगाल से दिल्ली में माल जाएगा तो आपको DGST लाना पड़ेगा। अरविंदो नाम क्या उसका, अरविंदो, उनको भी मैनेज करना पड़ेगा। और वेस्ट बंगाल से जब यूपी में माल जाएगा तो आपको योगी जी को मैनेज करना, बाबा हो ना हम GST आने नहीं देगा, हम सड़क पे कपड़ा फाड़ के उतर जाएगा। 30 गवर्नमेंट है, 30 गवर्नमेंट को मैनेज कैसे करेगा? हाँ, कल यूपी का एक नोटिस आएगा, तुम्हारा GST लगता है कम हुआ है, थोड़ा आओ तो योगी जी के पास कैसे जाएंगे हम? उनका तो टीवी में फोटो आता है तो हम टीवी चैनल चेंज कर देता है, डर लगता है। और उनके पास जाके हम उनको GST का क्या जवाब देंगे? चोरी किया हो तो गला पकड़ लेंगे, साला चोरी करता है तुम, खूंखार आदमी है। हम नहीं करेगा, हम इतना गवर्नमेंट के ऊपर जवाब दे ही नहीं रहेगा, हम GST नहीं मानेगा। इस चीज को समझते हुए उन्होंने बोला कि ठीक है, आपका जब लोकल हो तो आप ममता दी से मैनेज हो जाएगा। हाँ, ममता दीदी खूब भालो, हमें जाने ना थे, हमारे परिचित होते। और जब आपका इंटर स्टेट सेल हो तब आप IGST दे देना। IGST के लिए आपको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब देही होगा, आपका असेसमेंट सिर्फ सेंट्रल करेगी, आपको किसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं करना। IGST का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाएगा, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट अपना आधा बांटेगी, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ओके, हमको किसको जवाब देना? मोदी को। कौन आएगा हमारे यहाँ जवाब पूछने? सेंट्रल का आदमी आएगा। ठीक, आई एम ओके विद इट। एंड दैट इज व्हाई IGST रिप्लेस्ड सेवरल GST।
आईजीएसटी है इसलिए हम लोग को एक एक स्टेट की जीएसटी से इंटरेक्शंस नहीं करना पड़ रहा है। गॉट द लॉजिक वाई आईजीएसटी कितना जरूरी था। आगे बढ़े तो अरे यार लिख रहे थे अपने जीएसटी, तुम लोग मेरे पन्ने याद खराब कर दे। तो यहाँ पे थे अपने, देखो नहीं यहाँ पे नहीं, यही थे, इतने ही पढ़े थे। इन केस ऑफ इंटरस्टेट जीएसटी, पॉइंट नंबर 7 में जाइए बच्चों। मैंने आईजीएसटी के बारे में आपको बता दिया। पॉइंट नंबर 7, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। That is, if goods are sold from West Bengal to Haryana, then IGST shall be levied. Half of the IGST shall be shared by central government. Balance half of the IGST shall be shared by Haryana government. यहां तक क्लियर हो गया क्या बच्चों? दो लाइन तो एक की थी लेकिन इसके पीछे कहानी 20 मिनट की थी। तो ये शुरू में 5 इंट्रो क्लास मेरी इसलिए लग जाती है क्योंकि मैं जीएसटी को एकदम आत्मा टू आत्मा ट्रांसफर करता हूं। मेरी आत्मा से जीएसटी तुम्हारी आत्मा में सीधी शिफ्ट होती है। एंट्री टैक्स बताया ना दोस्त, जब कलकत्ता से माल उड़ीसा जाएगा तो उड़ीसा गवर्नमेंट आपसे एंट्री टैक्स या ऑट्रॉय के नाम से लेगी। एंट्री टैक्स और ऑट्रॉय एक ही चीज था। इससे ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम होती थी, डिले थी, और ये बाइफर्केशन हो रहा था। माल बंगाल से बंगाल में 1 दिन में पहुंच जाएगा, माल बंगाल से उड़ीसा जाने में 2 दिन लग जाएंगे, माल बंगाल से बिहार जाने में 2 दिन लग जाएंगे, दिल्ली जाने में 3 दिन लग जाएंगे, एंड सो ऑन। तो कंट्री स्टेट से स्टेट में वेरिएशंस आ रहा था। तो इन्होंने बोला हम ऑट्रॉय उड़ाई देंगे, एंट्री टैक्स हटा देंगे। सब जीएसटी में जो जीएसटी में 18% ले रहे हैं या 24-28% ले रहे हैं, उसमें आपका सारा टैक्स हो गया। वैट हो गया, सीएसटी हो गया, एक्साइज हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, एंट्री टैक्स हो गया, लग्जरी टैक्स हो गया, सब हो गया। अब आपको अलग से कुछ नहीं देना। तो बताओ अब कलकत्ता से माल उड़ीसा कितना दिन में पहुंचेगा? 1 दिन में। इसलिए इसको नाम दिया गया 1 नेशन 1 टैक्स। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका माल कलकत्ता से सिलीगुड़ी जा रहा है कि कलकत्ता से भुवनेश्वर जा रहा है। दोनों में डिस्टेंस बराबर है तो दोनों में माल भी एक ही समय पे पहुंचेगा। 1 नेशन 1 टैक्स जो तुमने नाम सुना ना, वो ऑट्रॉय हटाने के लिए उन्होंने ये वर्ड नाम दिया। और ये बिजनेसमैन समझ सकता है कि माल मेरा एक ही बराबर है। पहले तब बंगाल में जाने का अलग नियम है, उड़ीसा जाने का अलग नियम। अब हम लोग बोलते हैं एक ही बात है, तो फर्क नहीं पड़ता। क्या चीज? हाँ, ऑट्रॉय तो एंट्री पे टैक्स है। माल मेरे स्टेट के अंदर घुसेगा तो हम तुमसे टैक्स ले लेगा। मतलब वो तो सप्लाई पे टैक्स नहीं ना, वो तो मूवमेंट पे टैक्स है। यहाँ से बस माल आया तो टैक्स तो फिर जाओ। अब टोल टैक्स तो तुम क्या बोलेगा? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ओरिजिन बेस्ड टैक्स। हम तुम्हारा ब्रिज में घुसा तो मेरे से टैक्स ले लेगा। जितने बॉर्डर क्रॉस करेगा उतने बॉर्डर पे उसको रोका जाएगा। तो ये बहुत ट्रबलसम था, ट्रैफिक बहुत प्रॉब्लम थी। एनी हाउ, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अब इंडिया तो थोड़ा और समझो। इंडिया में 2 तरह के डिवीजन है। एक तो इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट है, और अभी आपने जम्मू कश्मीर का केस देखा
मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है। जम्मू क्या है, स्टेट है क्या या यूनियन टेरिटरी है? जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट से हटा के यूनियन टेरिटरी बनाया गया, या लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया? अच्छा, मुझे पता नहीं यार, मैं तो एकदम नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पता है कि कुछ लफड़ा है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी का कुछ लफड़ा है। मुझे बताओ होता क्या स्टेट और होता क्या यूनियन टेरिटरी? दिल्ली क्या है? दिल्ली स्टेट है कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है? क्या है, होता क्या है? मुंबई भी तो मेजर है, दिल्ली से ज्यादा मेजर है। सेंट्रल चलाता है दिल्ली को, तो अरविंद केजरीवाल क्या करता है? तो अरविंद केजरीवाल क्या करता है? कभी भी ले सकता है। तो अरविंद केजरीवाल चुनाव जीता तो मतलब ही नहीं है, ले सकता तो मोदी छोड़ देता, मोदी भले ही छोड़ दे, अमित शाह छोड़ देता। प्रेसिडेंशियल रूल होता है, तो अरविंद केजरीवाल वहां पे कौन सा रूलिंग कर रहा है? ले सकता है। तो तुमको लगता है कि यदि वो ले सकता है तो छोड़ देता? लेने का तो तुम लोग बहुत हवा निकाल रहा है कि बंगाल में भी राज्यपाल शासन आ जाएगा। वो तो लेने का कभी भी ये भी ले सकता, वो छोड़ो ना। तुम यूनियन टेरिटरी और स्टेट में क्या फंडामेंटली डिफरेंस है? यूनियन टेरिटरी तो औधा ज्यादा होता है। तो दिल्ली वाले क्यों चीख चीख कर अरविंद केजरीवाल बोल रहा है कि हमको सेपरेट स्टेट बना दो, यूनियन टेरिटरी से हटा दो? चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। स्टेट ज्यादा दिन, हाँ, राम के पिता दशरथ थे। स्टेट और यूनियन टेरिटरी में डिफरेंस ये है, जैसे इसका नाम है यूनियन, यूनियन मतलब सेंट्रल, सेंट्रल टेरिटरी। अंडमान निकोबार क्या है? काहे, समझना पड़ेगा काहे। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी में अंतर ये है, जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी है। इनको स्टेट गवर्नमेंट से हटाते यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया जाए सबको। तुम्हारे जो मन में है वो भी क्लियर हो जाएगा, पेशेंस रहो। कि जहां पे सेंट्रल को अपना कंट्रोल रखना रहता है, वहां पे सेंट्रल बोलता है कि इसको हम यूनियन टेरिटरी बोलेंगे। ममता दी के ऊपर लांछन है कि ममता दी की पुलिस ममता दी का काम करती है, और दिल्ली में केजरीवाल जी बोलते हैं यहाँ की पुलिस मेरे अपोज में रहती है। दोनों में पुलिस है, दोनों का चीफ मिनिस्टर है, लेकिन दोनों पे अलग अलग बातें हो रही है। द रीजन इज यहाँ की पुलिस को ममता दी का हुक्म मानना पड़ेगा, और दिल्ली की पुलिस को केजरीवाल जी का हुक्म नहीं मानना है। वो यूनियन टेरिटरी है, वो सेंट्रल द्वारा गवर्न है। वहां की पुलिस वो करेगी जो सेंट्रल से इंस्ट्रक्शंस आएगा, और यहाँ की पुलिस वो करेगी, बंगाल की पुलिस वो करेगी जो स्टेट गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन देगी। तो जहां का लॉ ऑर्डर, पुलिस जो है उसको कंट्रोल सेंट्रल को करना है, तो उसको नाम दे दिया जाएगा यूनियन टेरिटरी। अब तुम समझ जाओ जम्मू कश्मीर क्या होना चाहिए था, यूनियन टेरिटरी। यदि वहां से मिलिट्री को बैक करना है, इंडिया का ह्यूज खर्चा है मिलिट्री पे वहां पे, यदि वहां से मिलिट्री को बैक करना है तो वहां की पुलिस को सेंट्रल के अंडर में देना पड़ेगा। उन्होंने हटा दिया, स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट दर्जा हटा के यूनियन टेरिटरी बना दिया, लद्दाख को पूरा यूनियन टेरिटरी बना दिया। रीजन समझ में आया? ये समझ में आया यूनियन टेरिटरी होता क्या। अंडमान निकोबार देश से इतना दूर बैठा है, इतना दूर बैठा, कुछ भी गड़बड़ हो गया तो वो लोग अलग पाकिस्तान बना लेगा।
तो यूनियन टेरिटरी बना दिया उसको, उसका जो भी कंट्रोल है सब सेंट्रल के पास है। गॉट इट? वाई यूनियन टेरिटरी, और क्या सोचते यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है? जम्मू कश्मीर की कहानी देखने से समझ में आ गया कि तुम्हें यूनियन टेरिटरी ये सोचते बनाया जाता है। लद्दाख में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, वो तो ऐसे ही बोले थे हमें सेपरेट स्टेट बना दो, सेपरेट स्टेट बना दो, तो उसको सेपरेट करके सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो लद्दाख इज नाउ अ सेपरेट यूनियन टेरिटरी पूरा। तो लद्दाख वाले बहुत खुश हुए, ताली बजाए, नाचे कूदे, जाए हटाओ। जम्मू कश्मीर में बोला जा रहा है कि ये गलत हो रहा है, हमारे साथ है, गलत हो रहा है, या नहीं चलेगा, या नहीं चलेगा। तो यूनियन टेरिटरी में भी दो तरह की यूनियन टेरिटरी होती है। अच्छा, ये क्या होता है? एक यूनियन टेरिटरी जिसमें सेंट्रल चलाती है, और दूसरा यूनियन टेरिटरी जिसमें चुनाव होता है। लद्दाख इज अ यूनियन टेरिटरी जिसमें सेंट्रल चलाएगी, और जम्मू कश्मीर इज अ यूनियन टेरिटरी जिसमें चुनाव होगा। अच्छा, ये भी होता है? हाँ। तो सब मतलब क्या, मतलब थोड़ा और बताइए। तो एक यूनियन टेरिटरी होती है जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती, और एक यूनियन टेरिटरी होती है जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। सारे लेजिस्लेटिव असेंबली का होता है। पार्लियामेंट समझ तो? हाँ, तो गोल गोल बिल्डिंग है पार्लियामेंट। अरे भाई, गोल गोल बिल्डिंग नहीं, पार्लियामेंट मतलब एक हाउस होते हैं जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। उन मेंबर को बोला जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। और ये मिलके किसी कंट्री का लॉ बनाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वैसे ही एलए लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ बॉडी, इज अ हाउस जहाँ के मेंबर्स को बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये एमएलए मिलके उस स्टेट का लॉ बनाते हैं, अपनी टेरिटरी का लॉ बनाते हैं। एमएलए का ही तो चुनाव होता है। हु डू वी इलेक्ट? वी इलेक्ट एमएलए और एमपी। जब सेंट्रल का चुनाव होता है वी इलेक्ट एमपी, और जब लोकल चुनाव होता है हम लोग सेलेक्ट करते हैं एमएलए। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? तो दो तरह की यूनियन टेरिटरी हो गई। एक जिसमें चुनाव होगा, इसका मतलब क्या चुनाव करेंगे? एमएलए का चुनाव करेंगे, मतलब वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। हाँ। और एक यूनियन टेरिटरी हो गई जिसकी कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती, तो कोई मेंबर, एमएलए भी नहीं होते, एमएलए नहीं होता मतलब चुनाव भी नहीं होता। तो लद्दाख वो वाली यूनियन टेरिटरी जिसमें चुनाव नहीं होगा, और जम्मू कश्मीर वो वाली जिसमें चुनाव होगा। मतलब जम्मू कश्मीर के सिटीजन्स को बोला गया है कि भैया जम्मू कश्मीर के वासिंदो, आपके यहाँ चुनाव होगा, आप अपना नेता खुद चुनिएगा, वो आपके स्टेट को गवर्न करेगा, आपके स्टेट में क्या लॉ होगा वही डिसाइड करेगा, पुलिस हमारी रहेगी, पुलिस आपके कंट्रोल में दे दीजिए। ठीक है, समझ में आया डिफरेंस? लॉजिकली समझ में आया? यानी जम्मू कश्मीर के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डाल के उसे थोड़ा सा मॉडरेट रखा जाए। एमएलए वहाँ पे अभी भी चुनाव होगा, महबूबा मुफ्ती अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसका चुनाव हो सकता है वो वापस चीफ मिनिस्टर बन जाए, हो सकता है, यू नेवर नो। ओके, तो जिस यूनियन टेरिटरी का अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है वो लोग अपना कानून बना सकते हैं, और जिस यूनियन टेरिटरी का अपना लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है वो लोग कानून बना ही नहीं सकते। दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी जिसका अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो दिल्ली अपना कानून बना सकता है। इन अदर वर्ड्स, दिल्ली अपना जीएसटी बना सकता है। इसका मतलब डीजीएसटी होता है। अंडमान एक ऐसा लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसका अपना लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, तो अंडमान अपना जीएसटी नहीं बना सकता। देयर इज नथिंग लाइक अंडमान जीएसटी, बट देयर इज डीजीएसटी। तो अंडमान में यदि माल बिका तो वहां पे कौन सा टैक्स लगेगा? अरे बच्चे, अंडमान से अंडमान में माल बिका, अंडमान से अंडमान में माल बिका तो वहां पे कौन सा टैक्स लगेगा? क्योंकि वहां पे तो अपना कोई जीएसटी है नहीं, इसलिए एक नए टैक्स का इजाद हुआ, यूटी जीएसटी, नेम्ड एज यूनियन टेरिटरी जीएसटी। अच्छा, तो भैया जी देखो चार तरह के जीएसटी हो जाए। एक सीजीएसटी,
एक अपना अपना स्टेट का SGST, इसको आप वेस्ट बंगाल GST बोल सकते हो, इसको आप महाराष्ट्र GST बोल सकते हो, और इसको आप दिल्ली GST भी बोल सकते हो, दिल्ली GST भी बोल सकते हो, इसको आप JK GST भी बोल सकते हो। जहां का असेंबली वहां का GST। यूनियन टेरिटरी स्टेट से मतलब नहीं है। वेरी गुड। यूनियन टेरिटरी और स्टेट से मतलब नहीं है। तुम्हारी एरिया में चाहे वो स्टेट हो या यूनियन टेरिटरी हो, तुम्हारा अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है तो तुम्हारा अपना GST होगा, उसको आप स्टेट GST बोलो। तो दिल्ली में भी, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है लेकिन दिल्ली में भी SGST लगता है, नेम दिल्ली GST। अंडमान में, लद्दाख में कोई भी ऐसा नहीं है, इसलिए वहां के लिए एक नया लॉ बना दिया UTGST। ये UTGST पार्लियामेंट बनाएगी, खत्म UTGST। अब बंगाल से बंगाल विकास बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, अब बताता हूँ ना। बंगाल से बंगाल विकास बताओ क्या लगेगा सर? CGST और WBGST। बंगाल से उड़ीसा माल बिका लगेगा IGST। उड़ीसा से उड़ीसा माल बिका तो CGST एंड उड़ीसा GST। दिल्ली से दिल्ली माल बिका तो CGST एंड दिल्ली GST। लद्दाख से लद्दाख माल बिका UTGST एंड CGST, UTGST एंड CGST। जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर माल बिका तो जम्मू कश्मीर GST एंड CGST। ओके। और सर एक बात बताइए तो, अंडमान से अंडमान में माल बिका तो क्या लगेगा बोलिए तो? CGST एंड UTGST। अच्छा अच्छा। एक बात बताइए तो, अंडमान से लद्दाख में माल बिका तो क्या लगेगा? IGST। ओके। सर जम्मू कश्मीर से लद्दाख में माल बिका तो IGST। अच्छा अच्छा। अब बताओ कौन कंफ्यूजन है? ठीक है, ठीक है, और बोलो ठीक है। यार हम इतना देर से पढ़ा रहे, पानी नहीं मिल रहा है मेरे को, जुल्म है। आई होप ये क्लियर। तो आइए हमारा अगला लाइन शुरू हो गया। क्या क्या था? घूमा घूमा हम लोग लाइन लिख लेते हैं। नंबर बता। 8वां पॉइंट। पांडे जी पानी वानी दो ना, बॉटल दे दो ना। In case of union territory, having no legislative assembly, या not having legislative assembly, in case of union territory not having legislative assembly, instead of SGST, comma, UTGST shall be applicable. For intra-state supply। मतलब SGST की जगह UTGST लगेगा, CGST तो अपनी जगह है ही, उसमें क्या बोलना है? कुछ भी माल बिके आधा पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है ही। चलो बढ़िया, चलो बढ़िया। अब एग्जाम्पल के लिए वो सारी बात लिख देता हूं, आप बताना कहां पे क्या टैक्स लगेगा। दिल्ली टू दिल्ली आप अपना लिख देना क्या टैक्स लगेगा, मुझे नहीं पता। अंडमान टू अंडमान, वेस्ट बंगाल टू उड़ीसा,
उड़ीसा टू अंडमान। आप साथ साथ लिखते जाना कौन सा टैक्स लगेगा। अंडमान टू लद्दाख, जेके टू जेके। आंसर आपने लिख लिया, फिर भी मैं एक बार चेक कर लूं। इसमें लगेगा CGST प्लस DGST, इसमें लगेगा CGST प्लस UTGST, इसमें लगेगा CGST प्लस इसमें तो लगेगा IGST, इसमें लगेगा IGST, इसमें लगेगा IGST, इसमें लगेगा CGST प्लस JKGST। लो भाई, तुम्हें 3 लॉ के बारे में बता दिया। यहां तक लिया। पॉइंट नंबर 9 में चलते हैं। GST इज अ डुअल टैक्स, डुअल मॉडल टैक्स। ये वर्ड बहुत पॉपुलर है और सबको पता भी है ये। अब बताओ इसको डुअल मॉडल टैक्स क्यों बोलते हैं। मैं 2 ऑप्शंस देता हूं, क्योंकि इसमें 2 तरह के टैक्स होते हैं। एक तरह की सप्लाई पे CGST SGST लगता है, दूसरी तरह की सप्लाई पे IGST लगता है। या इसमें 2 तरह के टैक्स होता है, CGST एंड SGST। बताओ कौन सा सेंटेंस सही है। इसमें 2 तरह के टैक्स लग जाते हैं, एक तरह की सप्लाई पे CGST का कॉम्बो और एक तरह की सप्लाई पे IGST। ये एक ऑल्टरनेट है। या दूसरा ऑल्टरनेट है कि इसमें 2 तरह के टैक्स लगते हैं, एक CGST एक SGST, है ना। डुअल मॉडल टैक्स एंड आंसर इज हियर। GST इज अ डुअल मॉडल टैक्स बिकॉज एक सप्लाई होगी तो उस पर एक साथ 2 टैक्स लगेंगे और 2 गवर्नमेंट के पास टैक्स पहुंचेंगे। दैट इज वाई इट इज अ डुअल मॉडल टैक्स। इसमें भी वही होगा, 2 गवर्नमेंट के पास टैक्स पहुंच रहा है, इसमें भी वही होगा, 2 गवर्नमेंट के पास टैक्स पहुंचेगा। ऐसे तो फिर GST इज अ ट्रिपल मॉडल टैक्स, तुम्हारी भाषा से बात करें तो भैया नहीं, डुअल मॉडल टैक्स कुछ भी होगा एक साथ 2 गवर्नमेंट के पास टैक्स का पैसा पहुंचेगा, इसलिए GST इज अ डुअल मॉडल टैक्स। यदि एग्जाम में आए कमेंट तो आप इसको फोकस करके कमेंट करना। बाद में IGST की बात लिख दिया वो अलग बात है, लेकिन फिर ये भी लिखना पड़ेगा कि ये भी डुअल मॉडल है। माना कि एक ही टैक्स लग रहा है, फिर भी ये डुअल मॉडल टैक्स है क्योंकि इसका पैसा 2 गवर्नमेंट के पास बटेगा। यहां तक लिया। 10वां, इन केस ऑफ सर्टेन सप्लाई, certain supply, an extra tax is levied. अब एक्स्ट्रा टैक्स क्या है? नेम्ड कॉम्पेंसेशन सेस। मोदी सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट को पटाने के लिए बोल दिया कि आप लोग को कोई रेवेन्यू का लॉस नहीं होगा, हुआ तो हम आपको कॉम्पेंसेशन देंगे। बहुत चालाक लो, बहुत चालाक ले लो, बहुत चालाक। इनको पहले से ही पता था कि CGST SGST लेंगे और कुछ आइटम पे एक्स्ट्रा टैक्स लेंगे,
कुछ आइटम पे एक्स्ट्रा टैक्स लेंगे, जैसे लग्जरी वग्जरी आइटम पे एक्स्ट्रा टैक्स लेंगे। ये सब 2016 की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हम लोग तो 2016 से जीएसटी को ट्रैक कर रहे हैं, किस तरफ जा रहा है, कैसे बन रहा है। 2017 तक तो हम लोग बहुत एक्टिवली पढ़ रहे थे। जुलाई 2017 में जीएसटी लॉ आया है, और जुलाई में ही जिस दिन जीएसटी लॉ आया है, शायद फ्राइडे को जीएसटी लॉ आया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इतना अच्छे से याद है कि 1 जुलाई को जीएसटी लॉ आया और 3 जुलाई को मेरे यहाँ सेमिनार था जीएसटी के ऊपर, इसी हॉल में, और वहां तक दरवाजे तक लोग खड़े होकर सुन रहे थे, मतलब वन ऑक्यूपाइड। यहाँ पे स्टेज पे भी बैठे थे, यहाँ पे भी बैठे थे, दरवाजे पे भी बैठ के सुन रहे थे। जुलाई में गर्मी रहता भाई हमारे कलकत्ता में, हाँ सब सुन रहे थे, कोई तो मतलब नहीं, खड़ा होकर सुन रहा था। 2.5 घंटे का लेक्चर हुआ। तो हम लोग जीएसटी को आने के साथ ही डे जीएसटी 1 जुलाई को जीएसटी इसलिए नहीं लाए थी, आज तो आया है, आज लाएंगे तो पब्लिक को 2 दिन का नोटिस तो देना पड़ेगा ना कि इस दिन हमारे यहाँ हो रहा है, तो फ्रेंड को बोलेगा तब जाके लोग आएंगे ना, इसलिए हमने 3 जुलाई मतलब 3 जुलाई को रखा। तो इनको पहले से ही पता था कि हम लोग एक एक्स्ट्रा टैक्स लेंगे, और ये जो टोबैको वोबैको है इन सब पे एक एक्स्ट्रा टैक्स लेंगे। और इन्होंने इनका पहले नाम सोच रहा था सिंसेस, पाप पे टैक्स, सिंसेस, क्या नाम सोचा है, क्या बुद्धि। हाँ, टोबैको पीता है, पाप करता है, सिंसेस थे। उधर उनकी उधर तालमेल चल रही थी, स्टेट गवर्नमेंट को पटाया जा रहा था। स्टेट गवर्नमेंट ममता दी थी, वो बोले नहीं मानूंगी, হবে না, চলবে না, तुम्हारा मैं बाजी करे দিব, তুমি আমাদের চিনি নাই এখানে, मेरे দিব तुम्हारे छाप दिए দিব तुम्हारे। तो फाइनली कॉम्पेंसेशन सेस देना पड़ा लिख के। तो भैया कॉम्पेंसेशन से सब कहाँ से लाए, कॉम्पेंसेशन का पैसा कहाँ से आएगा, तो सिन वर्ड हटाया और नाम दे दिया कॉम्पेंसेशन। ये देखो थोड़ा टैक्स हमें और दीजिए, स्टेट गवर्नमेंट को कॉम्पेंसेशन करना पड़ता है। तो वही पाप वाले आइटम पे, वही लग्जरी आइटम पे जिसमें और टैक्स लगाने से आम आदमी को कोई परेशानी नहीं है, उनको ऊपर एक नया टैक्स लगाया गया, नेम कॉम्पेंसेशन सेस। तो आज की डेट पे टोबैको, दारू तो नहीं, टोबैको और लग्जरी कार, इन सब आइटम पे कॉम्पेंसेशन सेस लगता है। कॉम्पेंसेशन सेस वर्ड क्यों है, आई होप यू रिमेंबर सेस किसको बोलते हैं। आपने भी इनकम टैक्स में हेल्थ एजुकेशन सेस वर्ड सुना था, तो आपको वो वर्ड ध्यान होगा कि सेस तभी लिया जाता है जब वो एक स्पेसिफिक पर्पज ले लिया जाए। तो यहाँ पे ये स्पेसिफिक पर्पज ले लिया जा रहा है कि इससे जितना पैसा आएगा हम अपने पास नहीं रहेंगे, इससे हम अपनी स्टेट गवर्नमेंट को कॉम्पेंसेट करेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट को कॉम्पेंसेट करना भी हो गया, और वो पैसा अपनी जेब से नहीं दिए, पब्लिक की जेब से दिए। बहुत चालाक है, ठीक है। लाउडर, नाम चेंज कर देंगे, बताए तो सिंसेस भूल गया है। अरे जब कारगिल में वॉर हुआ तो कारगिल सेस लगाया गया, कारगिल का वॉर खत्म हो गया, सेस खत्म हुआ। नाम चेंज कर देंगे, लेंगे चाहे नहीं। हाँ, अभी तुम मेरा स्टूडेंट है तो हम तुमसे सीए की फीस लेते हैं, सीएमए की फीस लेते हैं, उसकी फीस लेते हैं। उसके बाद जीएसटी के बाद सपोज कोई नया इनकम टैक्स लॉ आ गया, सपोज डायरेक्ट टैक्स कोड आ गया, तुम आया सर फीस, तो तुम तो स्टूडेंट नहीं है तो फीस नहीं लेंगे, तो हम उसको नया नाम देंगे डायरेक्ट टैक्स कोड कोर्स लेंगे। तो भाई जिसको लेना है वो लेगा, नाम चेंज कर देगा। तो तुम इन सब उम्मीदों में मत रहो कि 5 साल बाद कॉम्पेंसेशन से हट जाएगा। सही, 5 साल बाद कॉम्पेंसेशन से हट जाएगा, लेकिन तुमसे पैसा लेते रहेंगे। नाम चेंज कर देंगे, तुम काहे चिंता, हम सोच लेंगे नाम, अभी काहे परेशान होते हो। अरे कॉम्पेंसेशन सेस बहुत भारी पड़ा मोदी सरकार को, क्योंकि इस 5 साल में कोरोना आएगा ये कोई नहीं सोचा था।
अब आप बोल रहे थे जितना रेवेन्यू तुमको मिलता था उतना मिलेगा, अब कहाँ मिल नहीं रहा उतना, किसी स्टेट में उतना रेवेन्यू नहीं आ रहा है। अब ये तिल मिला रहे हैं कि कॉम्पेंसेशन सेस नहीं देंगे, कोरोना आ जाएगा, ये जिसको पता था। हमारे पास ही पैसा नहीं आ रहा, हम आपको कहाँ से दे। अब इनकी तिलमिलाहट है। ये कॉम्पेंसेशन सेस तुमको नहीं पता कितना भारी पड़ा। नो वन कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर। एनी हाउ, कॉम्पेंसेशन सेस वर्ड क्लियर। यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लो। फॉर एग्जाम्पल, लेवीड ऑन tobacco product, luxury product या luxury car etc. इसका रेट भी मोटा मोटी फिक्स है 14%। सेस नाम है, फुल फॉर्म नहीं है। CESS नहीं है ये सेस नाम है। जैसे टैक्स का फुल फॉर्म कुछ नहीं होता, वैसे सेस है। ओके, 11वां आइटम, यानी आज आपको जीएसटी की पहली क्लास में इतना मालूम पड़ा कि जीएसटी का फुल नेम क्या है, कितने तरह के इंडिया में जीएसटी है, जीएसटी इंडिया में क्यों आना जरूरी था, और कितना डिफिकल्ट था इसको लाना, क्या डिफिकल्टीज थी, उसे कैसे ओवरकम किया गया, और कैसे जीएसटी इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ। लेकिन अभी भी एक एकदम फंडामेंटल बात मेरे अंदर ही है कि मोदी ने गुजरात में बैठते हुए बोला जीएसटी आने नहीं दूंगा, और दिल्ली में बैठ के बोला जीएसटी लाते रहूँगा। वाई दिस? ये बड़ा ही खतरनाक बात है। 12वां पॉइंट, 11वां पॉइंट। ओके, several taxes subsumed in GST, subsumed in GST। बहुत सारे टैक्स जीएसटी में सब्ज्यूम हो जाए। कौन कौन से सेंट्रल टैक्स जीएसटी में सब्ज्यूम हो जाए? आपको पता है एक्साइज ड्यूटी, पेट्रोल वाली छोड़ते, सर्विस टैक्स पूरा का पूरा जीएसटी में सब्ज्यूम हो गया। कुछ और नाम है जिसको बस आप लिख लो, काम का नहीं है। मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, मेडिकल नहीं, मेडिसिनल, ये भी तरह की एक्साइज ड्यूटी थी, जीएसटी में सब्ज्यूम हो गई। CVD 35 एंड CVD 37 नहीं 31 एंड 35 ऑफ कस्टम ड्यूटी एक्ट, ऑफ कस्टम एक्ट। कस्टम का दो टैक्स है, CVD 35, 31। ये क्या होता है नेक्स्ट क्लास बताऊंगा। ये भी जीएसटी में सब्ज्यूम हो गया। बहुत सारे स्टेट टैक्स जीएसटी में सब्ज्यूम हो गए, मतलब ये लॉ हट गए, इनके बदले में जीएसटी आ गया। वैट, अच्छा सेंट्रल टैक्स आप इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, सीएसटी। क्यों? क्योंकि सीएसटी बनाती थी पार्लियामेंट, लेकिन मिलता था स्टेट गवर्नमेंट को। तो सीएसटी वर्ड यहां पे भी सुटेबल है, सेंट्रल सेल्स टैक्स, यहां पे भी सुटेबल है, सेंट्रल सेल्स टैक्स। जो पूछे चेक दो। लग्जरी टैक्स, और बताओ लग्जरी टैक्स नहीं, परचेज टैक्स, एंट्री टैक्स, सेल्स टैक्स हो गया भाई, वैट।
एंट्री टैक्स, बाजू में आप ऑट्रॉय भी लिख सकते हो। कुछ स्टेट इसको एंट्री टैक्स बोलते थे, कुछ स्टेट इसको ऑट्रॉय बोलते थे। ठीक। पॉइंट नंबर 6, एंटरटेनमेंट टैक्स। ये खास है। क्यों? हमारे यहां दो तरह के एंटरटेनमेंट टैक्स होते हैं। एक जो लोकल अथॉरिटी लगाती है, म्युनिसिपैलिटी लगाती है, और एक एंटरटेनमेंट टैक्स होता है जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। जैसे सिनेमा में एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, वो स्टेट गवर्नमेंट लाती थी। और यदि आज आप और हम कोई एंटरटेनमेंट फंक्शन कर रहे हो और पब्लिक से 100-100 रुपये लेके एंटरटेनमेंट करवा रहे हैं, तो स्टेज हॉल बुक करना पड़ा, और पब्लिक से 200, 500, 100 रुपया लिया, उस पर एंटरटेनमेंट टैक्स देना पड़ेगा। वो टैक्स लोकल अथॉरिटी लेगी। तो एंटरटेनमेंट टैक्स दो तरह का था, लोकल अथॉरिटी लेती है, म्युनिसिपैलिटी लेती है, और दूसरा स्टेट लेती है। बताओ कौन सा वाला सब्ज्यूम हुआ? कौन सा वाला सब्ज्यूम हुआ? लाउडर। अच्छा, तो म्युनिसिपैलिटी अपना धंधा कैसे चलाएगी? म्युनिसिपल टैक्स भी सब्ज्यूम हो गया क्या? इतना तो तुम्हें कॉमन सेंस रखना था। हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स, हाउस प्रॉपर्टी में जो म्युनिसिपल टैक्स लगता था, उसका नाम जीएसटी हो गया क्या? क्योंकि म्युनिसिपैलिटी तो जीएसटी में से शेयर मिलेगा क्या? नहीं। म्युनिसिपैलिटी अलग बॉडी है, तुम्हें पता है म्युनिसिपैलिटी का चुनाव अलग होता है। एक होता है एमपी, एक होता है एमएलए, और तीसरा होता है काउंसिलर। तब फिर इसलिए म्युनिसिपैलिटी का रेवेन्यू डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो एंटरटेनमेंट टैक्स चार्ज बाय लोकल अथॉरिटी नॉट सब्ज्यूम्ड, एंड एंटरटेनमेंट टैक्स चार्ज बाय स्टेट गवर्नमेंट सब्ज्यूम्ड। समझे? ठीक है। ओके, तो दिस इज सब्ज्यूम एंड दिस इज नॉट सब्ज्यूम। याद रहेगा? तुम प्लीज पूरा लिख लो ना। लोकल अथॉरिटी वाला नॉट सब्ज्यूम्ड, स्टेट गवर्नमेंट वाला सब्ज्यूम्ड। एग्जाम में क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है, विच स्टेट टैक्स सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी। ये क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है, तो प्लीज ध्यान रखना। एमसीक्यू में भी पूछते हैं, दीज टैक्स, दिस स्टेट टैक्स सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी। उसमें नाम लिख देंगे एक्साइज, तो आप बोला नहीं नहीं, ये वो स्टेट टैक्स थोड़ी है, क्योंकि एक्साइज तो सेंट्रल टैक्स है। एक और बात लिख लेते, खत्म करते बात को। टैक्स इज नॉट सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी। टैक्स इज नॉट सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी। अभी भी ये टैक्स सब्ज्यूम्ड नहीं हुए, ये लगते हैं, ये भी पूछते हैं। क्योंकि पब्लिक की बातें क्या है, पब्लिक बोलता है हाँ सारे टैक्स जीएसटी में चले जाए, एक भी नहीं बचा। तो ऐसे थोड़ी है भाई। कस्टम ड्यूटी तो अभी भी लगती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी अभी भी लगती है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी अभी भी लगती है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, नाम तो सुना होगा। शेयर मार्केट में जो टैक्स होता है शेयर के परचेज सेल पे, उसका नाम है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ये सब्ज्यूम नहीं हुआ। स्टैंप ड्यूटी, ये भी जबरदस्त सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, मैंने बताया था इसके बारे में तुम्हें। इनकम टैक्स की क्लासेस में ये सब हमने बात की होती कभी। तो स्टैंप ड्यूटी सब्ज्यूम नहीं हुई। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है, विच टैक्सेस हैव नॉट बीन सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी। ठीक है, ये दो दो नंबर के आते हैं तो 3-4 पॉइंट ही काफी होते हैं। आज की क्लास समय के लिए हमें रोकनी पड़ रही है, लेकिन ना तो तुम थके ना मैं थका। और क्वेश्चन अभी भी मन में है कि वो मोदी वाली बात बताइए ना सर, परंतु वो वाली बात बताने में कम से कम 1 घंटा और लगेगा, और आज नहीं। आज की छुट्टी ऐश करो। हाँ हाँ, कल मिलेंगे आज ही के दिन, आज ही के समय। गलत हो गया क्या? नहीं यार, 10 दिन सुबह दौड़ भागी करके आना पड़ता। वो लड़का तो ऐसे नहीं आता जिसको ऑफिस का प्रॉब्लम था।
मेरी तो दौड़ भागी करना पड़ता है, पांडे जी को दौड़ भागी करना पड़ता है। वो 1-2 दिन और नहीं आया तो 12 बजे कर देंगे क्लास। अच्छा ठीक है ठीक है, वो आएगा या जाएगा था। क्यों? लाइव वीडियो, वीडियो में लाइव नहीं सर, वीडियो क्लास ही करता है, वीडियो रिकॉर्डेड वाला है, लेकिन मेरे को भी ट्रेन पकड़ के घर भी जाना रहता है। उसके बाद तुम लोग कहीं पे जॉइंट बैठ के अपना घर पे आओ। यस सर। समझ भैया लोग, कैपिटल इंक्रीज पढ़ लेना, पढ़ाई ऐसे छोड़ छोड़ के आगे पढ़ोगे ना तो मुझे नजर आ रहा है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा। समझे? गड़बड़ मत करो भाई। तुम मैदान में दौड़ा नहीं है, रेस में दौड़ेगा तो कोच को तो पता ही है ना, नहीं सक पाएगा। बस यही अंतर। हाँ सर, हमारे में बहुत खून, हम संभाल लेते हैं। से बहुत खूनी लोग वहाँ पे हैं, कैसा सर मैं हजार समझ लेना।